नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम मध्य प्रदेश साप्ताहिकी के इस खास अंक में आपका स्वागत है। हर रविवार की तरह हम आज भी सप्ताह भर की विशेष खबरों को आपके समक्ष लेकर हाजिर हैं। साप्ताहिकी के आज के अंक में बात होगी बीते सप्ताह के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विशेष कार्यक्रमों की, जिसमें उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों को कई विकास कार्यों की सौगात दी। इसके अलावा बात करेंगे मोहन सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर मंत्रियों द्वारा की जा रही पत्रकार वार्ताओं की, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों द्वारा विभागीय उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रमों के साथ ही कुछ अन्य सामाजिक सांस्कृतिक खबरों पर भी डालेंगे नजर। तो शुरू करते हैं आज के मध्य प्रदेश साप्ताहिकी का ये खास अंक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गत सप्ताह उज्जैन, रतलाम सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास, स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन और किसान कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लिया। वहीं करोड़ों के कार्यों का लोकार्पण, प्रभावित मरीजों से मुलाकात और किसानों को भावांतर राशि प्रदान की। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते सोमवार को उज्जैन के नानाखेड़ा स्टेडियम में 129 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें करीब 10 करोड़ की राशि से कपिला गौशाला में विकास कार्य और 100 करोड़ से अधिक राशि में 9 प्रमुख मार्गों पर निर्माण और चौड़ीकरण होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2028 में होने वाला सिंहस्थ महापर्व विशेष है, क्योंकि पूर्व में आयोजित सिंहस्थ पर्व के दौरान गंभीर नदी और नर्मदा नदी का जल लाना पड़ा था। वर्ष 1980 के बाद पहली बार हम क्षिप्रा नदी के जल से ही श्रद्धालुओं को स्नान करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नानाखेड़ा स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। उज्जैन में तैयार हो रहे नए उद्योग से करीब 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गत सप्ताह इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से प्रभावित मरीजों से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी को बेहतर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, सभी पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि इलाज की सतत निगरानी हो और प्रभावितों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने चिकित्सकों और अस्पताल स्टाफ से चर्चा कर दवाइयां, जांच, इंजेक्शन और पौष्टिक आहार निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। जहाँ पानी शुद्ध गया वहाँ दिक्कत नहीं, लेकिन 40% जहाँ लाइन नहीं डल रही है और डलने वाली लाइन के स्थान के बारे में आवश्यक सावधानी रख करके जहाँ लीकेज है उसको दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी बचेगा उस पूरे क्षेत्र को देख करके हमारे अमले और माननीय मंत्री जी और हमारे महापौर जी और बाकी सब मित्रों के साथ उस हर एक चीज़ में सरकार कदम से कदम मिला करके ऐसी कठिनाई की नौबत दोबारा ना आए इसके प्रबंधन करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंदौर के लोगों ने इस बड़ी और ख़ास करके हमारे माननीय मंत्री जी और महापौर जी और सब लोगों ने इस दुखद घड़ी को, क्योंकि ये बात सही थी कि सही से इलाज मिल गया, तो कई लोगों का इसमें समय पे इलाज होने का लाभ भी मिला है। और सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट, गवर्नमेंट, मेडिकल कॉलेज सब ने मिल करके इसकी एक तरह से आपात स्थिति जैसी थी, जो पीने के पानी के कारण से छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक का भी कष्ट तो होता ही, पानी के कारण से जो पेट का हाजमा बिगड़ता है, तो उल्टी दस्त की जो स्थिति बनी है, जो मुझे बताया गया, आज मैं मिला लोगों से, तो थोड़ा दुखद भी है और कष्टकारी भी है, लेकिन हिम्मत के साथ और दवाई प्रॉपर मिलने से उसका इलाज भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिनों प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को औद्योगिक विकास और रोजगार का आधार बनाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य हुए एग्रीमेंट के अंतर्गत गठित किए गए राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में रोजगार के विशाल अवसर हैं और ये किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। सभी जिलों में सांची ब्रांड का विस्तार किया जाए और ब्रांडिंग में गौवंश और गोपाल को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते शुक्रवार को उज्जैन जिले के खाचरौद में 78 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत वाले 39 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सीएम ने खाचरौद में करीब 35 करोड़ की लागत से बने सांदीपनी विद्यालय भवन और 11 करोड़ 30 लाख रुपए का कृषि उपज मंडी प्रांगण का भी लोकार्पण किया। लेकिन ये सौगातें जो मिल रही है, ये सौगातें सांदीपनी विद्यालय
पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल अगर कहीं बन रहे हैं, मुझे गर्व है सांदीपनि विद्यालय हमारे मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। इतना भव्य दिव्य बिल्डिंग आसपास में भी नहीं होगा डॉक्टर साहब। बताओ कितना अच्छा स्कूल। और कांग्रेस के जमाने में, बुरा मत मानना कोई बैठा हो तो भैया, एक बार मेरी तरफ से आपकी मर्जी आए जो करना, लेकिन हमारे जमाने में तो टाटपट्टी भी नहीं मिलती थी। ये इतना भव्य दिव्य भवन की तो छोड़ दो, क्या बैठ करके बच्चे आनंद कर रहे हैं। कितने बढ़िया हर एक को फर्नीचर मिल रहा है, भव्य दिव्य भवन बना है, सब प्रकार की क्लासें हैं, सब प्रकार की लेबोरेटरी है, और बच्चे भी पढ़ करके गर्व से कह सकते हैं, हाँ हम सांदीपनि विद्यालय के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल को फेल करेगा, इतना बढ़िया हमारा ये भवन बना है और पूरे प्रदेश में बन रहा है। पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है। हमारे कई प्राइवेट स्कूल के लोग बोलते हैं, अब हमारी बड़ी संख्या प्राइवेट स्कूल से निकलकर सांदीपनि विद्यालय में एडमिशन लेने आ रही। इतना अच्छा विद्यालय और शिक्षा की गुणवत्ता आगे बढ़ाने के लिए यही समय है, सही समय है, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं आपके बीच में आया तो कितनी प्रकार की सौगातें दे सकते थे। आज तो मैं अपने यहाँ पर लगभग किसानों के लिए हमारे अपने कृषि क्षेत्र का भी बहुत अच्छा कटोरा है मालवा, सभी प्रकार की भावना से। इसलिए हमने 2026 को कृषि कार्य के लिए किसान कल्याण वर्ष के रूप में लोकार्पित किया है 2026 को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीते सप्ताह रतलाम जिले के जावरा में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 3,70,000 से अधिक सोयाबीन उत्पादक किसानों को 810 करोड़ रुपए की भावांतर राशि बैंक खातों में सिंगल क्लिक से अंतरित की। इसमें रतलाम जिले के 12,385 किसान भी शामिल हैं, जिनके खातों में 20.74 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से भेजे गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भावांतर केवल एक योजना नहीं, किसानों के प्रति सरकार का श्रद्धा भाव है। भावांतर की राशि किसानों के अधिकार की राशि है। ये राशि किसानों की समृद्धि के प्रति सरकार के संकल्प का प्रतीक है। किसानों के कल्याण के लिए हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। नए वर्ष 2026 को हमने अन्नदाताओं के कल्याण को ही समर्पित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। अयोध्या में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिष्ठा द्वादशी और रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने मंदिर परिसर के भीतर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अयोध्या एक बार फिर राममय नजर आई। मौका था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का। इस अवसर पर प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव का भव्य और दिव्य रूप नजर आया। इस ऐतिहासिक और धार्मिक अवसर पर जहां देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, तो वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भी प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि यह वही भूमि है जिसने वर्षों तक भगवान राम के लिए असहनीय बलिदान दिया, अपमान सहा, लेकिन आस्था को भी डिगने नहीं दिया। प्रभु श्री राम अपनी कीर्ति से आज केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को विभूषित कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि अयोध्या में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है। मंत्रोच्चार के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बने मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर रक्षा मंत्री ने धर्म ध्वजा को भी स्थापित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले यहाँ कम ही लोग आते थे, लेकिन पिछले 5 साल में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या आए हैं। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे,
उस अयोध्या को लौलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लौलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। वर्ष 2024 में 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम में रामलला की भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न किया था। ये वो पल था जिसका इंतजार भगवान राम के साथ हर राम भक्त, हर सनातनी को था। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। साथ ही बड़ी संख्या में इस विशेष अवसर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। आज प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मोहन सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर कैबिनेट मंत्रियों द्वारा पत्रकार वार्ता कर विभागीय उपलब्धियां बताई गईं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी पत्रकार वार्ता में विकसित भारत जी राम जी विधेयक को लेकर पैदा किए जा रहे संशय पर विपक्ष को घेरा और इस संबंध में भ्रामक जानकारियों को दूर किया। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों भोपाल में विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मनरेगा में मजदूरों की जगह मशीन और ठेकेदार काम करते थे। ओवर स्टेटमेंट और एक ही काम बार बार कराया जाता था। इसी कारण इसे बदलकर विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप जी राम जी योजना लाई गई। इस योजना में रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई है और प्रशासनिक व्यय 6 से 9% किया गया है। अब पहले साल ही 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान होगा, तो आप अंदाज लगाइए 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च होगा। अगर ये ढंग से गांव के विकास में खर्च हो जाए तो मजदूर को मजदूरी मिलेगी और गांव का स्वरूप बदल जाएगा। एक और विशेष प्रावधान इसमें यह किया कि कई बार कुछ पंचायतों में काम बहुत हो जाते हैं, वो विकसित है, और कई पंचायतें जो दूर दराज के क्षेत्रों की है वहाँ अपेक्षाकृत कम विकास के काम हुए। तो विकास के काम और रोजगार के अवसरों की आवश्यकता के हिसाब से ABC 3 ग्रेडिंग पंचायतों का होगा। मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत है वो, एवरेज काम की ज़रूरत है वो, और जहाँ काम की ज़रूरत बहुत कम है वो, और उन पंचायतों को राज्य ही ग्रेडिंग करेगा और आवश्यकता के हिसाब से ज़्यादा धनराशि आवंटित कर सकेगा जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है काम की। अभी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान तो था, लेकिन आधा अधूरा अधकचरा था, उसको पुख्ता करने की कोशिश की गई है। और कई बार मजदूरी में देर होती थी तो विलंबित मजदूरी के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं होता था, उसका प्रावधान भी इसमें किया गया है। और एक बात और कि कई बार जो काम में लगने वाला स्टाफ था, रोजगार सहायक, मैट या टेक्निकल स्टाफ, उसकी तनख्वाह नहीं मिलती थी। 2-2, 3-3, 4-4 महीने शिकायतें आती थी हमको, और इसलिए इसमें प्रशासनिक व्यय को 6% से बढ़ा के 9% किया है। अगर 1,51,282 करोड़ में से 9% आप देखें तो 13,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। इससे जो इस योजना के काम में लगा हुआ स्टाफ है उसको समय से सैलरी का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। लेकिन इसमें कई तरह की गड़बड़ों की शिकायतें आती थी। अभी मैं पंजाब भी गया था तो पंजाब के मजदूरों ने शिकायत की कि उनको तो मजदूरी मिलती नहीं, ठेकेदारी काम कर रहे हैं। कई बार सड़क की सफाई और नहर की सफाई के नाम पर पैसा निकाल लिया जाता है। तो इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ के यह कोशिश की गई कि इसमें पारदर्शिता रहे, इसलिए PM गति शक्ति से भी इसको जोड़ा गया, ताकि अगर पहले से कहीं कोई काम है तो वो दिख जाए, एक काम बार बार ना हो। कई बार सड़क का निर्माण शुरू होता था और बाद में पता चलता था फॉरेस्ट ने काम रोक दिया क्योंकि आगे फॉरेस्ट की जमीन है, ऐसी कोई चीज ना आए। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भुगतान से लेके काम के मूल्यांकन तक में पारदर्शिता रहे, इसका प्रबंध किया गया।
और एक विशेष बात इसमें यह की गई कि जब खेती के पीक का काम होगा, कटाई का और बुआई का, उस समय राज्य सरकार ये तय कर सकेगी कि इस समय कृषि में श्रम की आवश्यकता है, इसलिए अधिकतम 365 दिन में से 60 दिन अलग अलग हिस्सों में भी वो बुआई और कटाई के समय इस योजना के अंतर्गत काम को स्थगित कर सकेगी। मोहन सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर सभी विभागों के मंत्री अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के दृष्टिगत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अभ्युदय मध्य प्रदेश की परिकल्पना के तहत सर्वांगीण विकास में एमएसएमई विभाग निर्णायक भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बीते मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मीडिया से विकास और सेवा के 2 वर्ष पर संवाद करते हुए विभाग की 2 वर्षों की उपलब्धियों और आगामी 3 वर्षों में किए जाने वाले कार्यों और विकसित भारत के संकल्प की जानकारी दी। जिस प्लॉट पर एक सिंगल इंटरेस्ट आया था उसको 7 दिन में ऑटोमेटिक अलॉटमेंट मिल गया और जिनके ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशन थी, ज्यादा लोगों ने जिन्होंने रुचि बताई थी, वहां पर हमने बिडिंग के माध्यम से 1051 प्लाट का अलॉटमेंट हम कर चुके हैं। तो यह पूरी नई फेसलेस प्रक्रिया जमीन आवंटन की हमने मध्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ करी है। इसके अलावा हम लोगों का जो लक्ष्य है अभी वह सारा मैंने आपके बीच में रखा, 81 विधानसभा का 5,000 करोड़ की प्रोत्साहन योजना, परंतु एक महत्वपूर्ण कार्य जो क्लस्टर निर्माण में वो सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए अब आवश्यक होता जा रहा है कि जो छोटे उद्यमी होते हैं उनको कुछ तकनीकी तकलीफ रहती है। अभी हमने एक तकनीक के लिए अलीराजपुर के अंदर कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्वीकृत करा है केंद्र सरकार के सहयोग से। भोपाल में गत सप्ताह जल संसाधन विभाग द्वारा जल समृद्ध मध्य प्रदेश विषय पर एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि ये आयोजन प्रदेश में जल संसाधन विकास के क्षेत्र में बीते 2 वर्षों की उपलब्धियों को सामने रखने के लिए किया गया है। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि केन बेतवा नदी जोड़ो बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला 25 दिसंबर 2024 को रखी गई, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन को नया आयाम मिलेगा। संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना एवं केन बेतवा अंतर्राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति समस्त परियोजनाओं का निर्माण का कार्य पूरा करना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, क्योंकि आप जानते हैं ये डबल इंजन की सरकार, एक का नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री करते हैं और मध्य प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं। ये राष्ट्रीय परियोजनाओं में देश के प्रधानमंत्री का आशीष संपूर्ण रूप से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को मिल रहा है और 13 नवीन परियोजनाओं में संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल राष्ट्रीय परियोजना सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति केंद्र से प्राप्त के कार्य में हम जुटे हैं। केन बेतवा अंतर्राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत 2 नवीन कार्य वारमा पतनैन परियोजना केन मंदाकिनी की बात जो मैंने आपसे की थी, सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त करने का भी हमारा संकल्प है। मध्य प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जनजातीय विकासखंड में सांदीपनि विद्यालय स्थापित होंगे, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। ये जानकारी बीते दिनों जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने विभागीय उपलब्धियों पर आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। इस अभियान के अंतर्गत पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति थी पीवीबीटी, उसके लिए 24,000 करोड़ का बजट पहली बार प्रधानमंत्री जी ने रखा और जिसमें से मुझे बतलाते हुए हर से 7,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार के
9 विभागों को दिया इनकी उपयोग के लिए, और जो 11 योजनाएं इस अंतर्गत 24 जिले, अगर हम बात करें तो अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, दतिया, गुना, कटनी, भिंड, मुरैना, रायसेन, सिंगरौली, सिवनी, यहाँ पर जो 6016 पीवीटी बसावटें सम्मिलित की गई। पहले जैसा कि आप सब जानते हैं कि केवल हमारे ट्राइबल के 88 ब्लॉकों में ही हम लोगों का फोकस रहता था, लेकिन पहली बार जो शहरिया, बेगा और भारिया हैं, ये अगर 88 ब्लॉक में नहीं भी हैं, जिलों में छिटके रहते हैं, उनको भी चिन्हित करके और पहली बार इनका लाभ दिया गया है। टीकमगढ़ और छतरपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक गत सप्ताह कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महिला एवं बाल विकास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सहित विभिन्न विभागों की पिछली बैठक की कार्यवाही और एजेंडे की समीक्षा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार घरेलू मांग और नियंत्रित महंगाई से ग्रोथ स्थिर बनी हुई है। हालांकि भू राजनीतिक तनाव और व्यापारिक अनिश्चितताओं को लेकर केंद्रीय बैंक ने सतर्क रहने की जरूरत बताई है। बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और लिक्विडिटी बफर हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है और मुनाफा भी मजबूत है। देखिए ये रिपोर्ट। वैश्विक हालात और भारत की स्थिति। दुनिया इस वक्त आर्थिक उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। कहीं युद्ध का असर है तो कहीं वैश्विक व्यापार पर दबाव, तो कहीं महंगाई की मार। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। आरबीआई की दिसंबर 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू मांग में तेजी, महंगाई पर नियंत्रण और मजबूत बैंकिंग व्यवस्था देश की आर्थिक रफ्तार को सहारा दे रही है। आरबीआई का आकलन साफ है, भारतीय वित्तीय प्रणाली स्थिर और भरोसेमंद बनी हुई है। बैंकिंग सिस्टम और एनपीए। रिपोर्ट का सबसे मजबूत पक्ष है भारत की बैंकिंग प्रणाली। आरबीआई के मुताबिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वित्तीय स्थिति काफी सशक्त है। बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और मजबूत नकदी है और ऋण गुणवत्ता में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। आरबीआई के स्ट्रेस टेस्ट बताते हैं कि बैंक कठिन हालात में भी संभावित नुकसान झेलने में सक्षम है। एनपीए के मोर्चे पर भी तस्वीर राहत भरी है। सितंबर 2025 में सकल एनपीए घटकर 2.1% रह गया, जो कई दशकों के निचले स्तर के करीब है। अनुकूल हालात में ये मार्च 2027 तक 1.9% तक आ सकता है। आर्थिक वृद्धि और आगे की राह। आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर भी भारत ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2025-2026 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जबकि दूसरी तिमाही में ये बढ़कर 8.2% हो गई। इस तेज रफ्तार को निजी खपत और सरकार के पूंजीगत खर्च का मजबूत सहारा मिला है। आरबीआई के मुताबिक आगे भी आर्थिक संभावनाएं सकारात्मक बनी हुई हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था की ताकत। भारत की आर्थिक मजबूती की बड़ी वजह है उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था। दिसंबर में यूपीआई के जरिए 21.63 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले 29% ज्यादा हैं। लेन देन की कुल राशि बढ़कर 27.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, यानी रोजाना औसतन 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल भुगतान हुआ है। आज देश में 70 करोड़ से ज्यादा सक्रिय यूपीआई क्यूआर कोड हैं। किराना दुकानों से लेकर गांवों तक डिजिटल भुगतान आम बात हो चुका है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने शहर और गांव के बीच की दूरी को कम किया है और भारत को दुनिया के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देशों में शामिल किया है। अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और आरबीआई का निष्कर्ष साफ है। चुनौतियां भले ही मौजूद हैं, लेकिन भारत उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब हमारा खास सेगमेंट खबर संक्षेप में। नए साल 2026 का स्वागत देश विदेश में उत्साह और उल्लास के साथ हुआ। राजधानी से लेकर छोटे शहरों तक लोग जश्न में शामिल हुए। वहीं प्रदेश की सांस्कृतिक पटल पर भी कई घटनाएं और कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। आपको दिखाते हैं इसी पर केंद्रित ये रिपोर्ट। 1 जनवरी को साल 2026 का स्वागत देश दुनिया में उत्साह, उल्लास और नई उम्मीदों के साथ किया गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि और प्रगति की कामना की। वहीं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। नए साल की शुरुआत पर राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस, मुंबई के मरीन ड्राइव और गोवा के समुद्री तटों पर बड़ी संख्या में लोग आधी रात को आतिशबाजी और संगीत के बीच नए साल का जश्न मनाते नजर आए। वहीं प्रदेश के भी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जैसे कई शहरों के साथ ही छोटे नगरों और कस्बों में भी लोग अपने अपने स्तर पर नए साल के जश्न में झूमते नजर आए। इस मौके पर लोगों ने धार्मिक स्थलों पर जाकर अपने आराध्य की पूजा अर्चना भी की और अपने साथ देश और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार, मथुरा और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जैसे देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और विशेष आरती के साथ साल की आध्यात्मिक शुरुआत की। टीकमगढ़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में बीते दिनों रबी, खरीफ और जायज फसलों के उत्पादन में वृद्धि को लेकर 30वीं कृषि वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2026 के लिए खेती में किए जा रहे नवाचारों और केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। वैज्ञानिकों ने पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन, फसलों के मूल संवर्धन और उत्तम किस्म के बीजों के उपयोग से कृषि आय बढ़ाने के सुझाव दिए। छिंदवाड़ा जिले में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीते दिनों देवगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया। 31 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक चले इस 3 दिवसीय महोत्सव में पर्यटकों के लिए निःशुल्क बैलगाड़ी सवारी, पतंग उड़ाना, रस्सी कूद, कंचे, पिट्टू, लट्टू और गिल्ली डंडा जैसे पारंपरिक खेलों की व्यवस्था की गई। महोत्सव को प्लास्टिक फ्री रखा गया और दोना पत्तल और स्टील के बर्तनों को बढ़ावा दिया गया। देवगढ़ के ऐतिहासिक किले परिसर में आयोजित महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही स्थानीय कारीगरों के उत्पाद भी आकर्षण का केंद्र रहे। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के तत्वावधान में 29 से 31 दिसंबर 2025 तक आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन किया गया। यह प्रशिक्षण अस्पताल सुरक्षा और आपदा प्रबंधन विषय पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों को आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करना था। समापन सत्र में संयुक्त संचालक डॉक्टर जॉर्ज वी जोसेफ ने अस्पताल प्रबंधन योजना, उसकी व्यावहारिक उपयोगिता और आपदा के दौरान इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण टूल्स की जानकारी दी गई। बीते वर्ष के अंतिम दिनों से शुरू होकर नए साल में निरंतर जारी रहने के संकल्प के साथ दमोह में अनुगूंज नामक सांस्कृतिक मुहिम की शुरुआत की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की इस पहल के तहत सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों को विभिन्न सांस्कृतिक विविधताओं में अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में दमोह इस तरह की पहल करने वाला पहला जिला है। मंगलवार को पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मध्य प्रदेश साप्ताहिकी के इस खास अंक में इतना ही। अगले हफ्ते पुनः इसी समय साप्ताहिकी के अगले अंक में आपसे मुखातिब होंगे। दीजिए हमारी पूरी टीम को अनुमति। नमस्कार।